हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इतिहास, और इतिहास में हम लोग वीडियो पार्ट आज 4 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने वीडियो पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको आप अवश्य देख लें। वो तीनों पार्ट में हमने इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का जितना भी प्रश्न उत्तर था उस सब कहानी के माध्यम से आपको समझाया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको आप अवश्य देख लें ताकि आपको याद हो जाए, और वो याद आसानी से हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो पार्ट होंगे, ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा आपको। हम स्पेशल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाए हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए और समझ में जल्दी आ जाए। वहाँ अपने आप वहाँ लिख सकते हैं परीक्षा में, इतना हो जाएगा। आज हम वीडियो पार्ट 4 में आज बात करने वाले प्रश्न में ये जर्मन एकीकरण के बारे में। इससे पहले हमने इटली का एकीकरण, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन, मेटरनिक युग, इन सब प्रश्न पर चर्चा कर दी है। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसको वर्णन किया गया है। आज हम शुरू करने वाले हैं जर्मन का एकीकरण। ध्यान दीजिएगा, इटली के एकीकरण के साथ साथ ही जर्मन का एकीकरण हो रहा था, मतलब दोनों साथ साथ चल रहा था, क्योंकि इटली और जर्मन में एकीकरण की भावना को बढ़ाने का काम नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था। शुरुआत में ही इन्होंने ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाया, जिसके कारण से इटली और जर्मन जैसे देशों का एकीकरण हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि जर्मन के एकीकरण करने वाले कौन थे मसीहा, उनके बारे में कैसे किए थे। तब तक के लिए इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। आपको यह प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि जर्मन के एकीकरण का वर्णन करें। पहले 7 अंक में प्रश्न आते थे, लेकिन हम 4 अंक में प्रश्न आते हैं। जर्मन के एकीकरण का वर्णन करें अथवा जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें। दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो पूछेंगे जर्मन के एकीकरण का वर्णन करें, या अथवा कहेंगे जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले लिखने का तरीका समझते हैं, कैसे हम लिखेंगे इसे। देखिए, लिखेंगे उत्तर में, प्रारंभ में जर्मन लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। शुरुआत में जर्मन लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, परंतु बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में सभी राज्यों को मिलाकर 29 राज्यों में बदल दिया। नेपोलियन बोनापार्ट आया था 1806 ईस्वी में, इसको लगभग 29 राज्यों में बदला था। 300 राज्यों को 29 राज्यों में बदल दिया था, जिसे राइन महासंघ कहा गया। जिसे क्या कहा गया? राइन महासंघ कहा गया, जिसे बिस्मार्क ने निम्नलिखित तरीके से एकीकृत किया। और ये 29 राज्यों के इसके बाद बिस्मार्क एकीकरण किया। शुरुआत में पहले 300 राज्यों को 29 राज्यों में बदलने का काम किया नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फिर यह एकीकरण करने का काम किया बिस्मार्क ने। अब आइए बिस्मार्क की भूमिका पर चर्चा करते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या लाइक करते रहिए वीडियो को ताकि आपको पता चलता रहे। चलिए अब प्रश्न में देखिए, यहाँ से बिस्मार्क की भूमिका पूछा है या बिस्मार्क का योगदान, कि बिस्मार्क का योगदान क्या रहा था। हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बता दिए कि 300 राज्य से 29 राज्यों में बदला दिया, जिसे जर्मन राइन महासंघ कहा गया, यानी जर्मन महासंघ कहा गया था। अब ध्यान दीजिए बिस्मार्क के बारे में कहते हैं। कहेंगे प्रूसिया के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद, प्रूसिया के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के मृत्यु के बाद प्रूसिया का राजा विलियम प्रथम बना, मतलब उसका जो भाई था विलियम प्रथम बना, मतलब राजा था बना कौन? विलियम प्रथम। यानी प्रूसिया के शासक, प्रूसिया कौन है? तो जर्मन का एक बड़ा क्षेत्र है प्रूसिया, और प्रूसिया के शासक पहले था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। जब इसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद बना वहाँ का शासक विलियम प्रथम बना, और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया, और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। क्लियर है? प्रूसिया के शासक था विलियम चतुर्थ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद जो शासक बनता है विलियम प्रथम, और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। चांसलर कहने का मतलब वहाँ का मेन
मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि उनको बनाया या प्रधानमंत्री बनाया, और ये विलियम प्रथम राजा रहा, इसको प्रधानमंत्री के पद पर किया, क्योंकि वहाँ का प्रधानमंत्री का पद चांसलर कहलाता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है, रूस में जार कहलाता है, सम्राट को कहते हैं, उस तरह सबके अलग अलग होता है। उसी प्रकार से बिस्मार्क को वहाँ का बनाया चांसलर, चांसलर समझ होंगे आप, बनाया। बिस्मार्क ने जर्मन के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क ने जर्मन के एकीकरण करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति, मतलब ऐसा नीति जिसमें रक्त बहाना होगा लोहा की सहायता से, एकदम काट कूट वाला नीति अपनाया। कोई मोह माया की नीति अपने ही, रक्त एवं लौह की नीति अपनाया, एकदम कठोर नीति। रक्त एवं लौह की नीति कहने का मतलब कठोर नीति, एकदम कठोर नीति अपनाया। और सैनिक शक्ति को भी काफ़ी बढ़ाया। इसके साथ साथ उन्होंने सैनिक को ही बढ़ाया, मतलब सैनिक शक्ति को बढ़ाया, सैनिकों में हथियार बढ़ाया, सैनिकों में जो लड़ाई के साधन थे वो सबको बढ़ाया, इसलिए उन्होंने सैन्य शक्ति बढ़ाया। तथा 1864 ईस्वी में, मेन यहाँ से आता है, 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, उन्होंने 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ मिला, ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया, मिला, डेनमार्क से युद्ध किया। ऑस्ट्रिया के साथ मिला तो सोचा कि हम अकेले डेनमार्क से नहीं युद्ध करेंगे, तो ऑस्ट्रिया को साथ में मिला लेते हैं, तो ऑस्ट्रिया को परसा मिला लिया, तो ऑस्ट्रिया और परसा दोनों मिल गया और डेनमार्क से युद्ध किया। तो आप सोचिए, ऑस्ट्रिया जो परसा ऑस्ट्रिया को मिलाया, तो ऑस्ट्रिया तो बिना फायदा के मिलेगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ फायदा चाहिए, तो उन्होंने फायदा के लिए मिला, क्या फायदा हुआ से ये देखना। यानी ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया, मतलब परसा और ऑस्ट्रिया मिला और डेनमार्क से युद्ध किया। इस युद्ध में डेनमार्क की हार हुई, इस युद्ध में डेनमार्क हार गया, ऑस्ट्रिया और परसा जो मिला हुआ था वो जीत गया हुआ करा, जिससे 1865 ईस्वी में एक गैस्टिन की संधि हुआ। 1865 ईस्वी में गैस्टिन की संधि हुआ। इस संधि के द्वारा सेल्सविक पर प्रसा और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। देखिए, सेल्सविक पर प्रसा और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया, इसका मतलब डेनमार्क दो क्षेत्र कब्जा कर था, एक सेल्सविक एक होल्स्टीन, सेल्सविक और होल्स्टीन। देखिए, सेल्सविक पर प्रसा का अधिकार हो गया, मतलब जर्मन का भाग हो गया, और ये होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। ऑस्ट्रिया बिना मतलब कि थोड़े साथ दिया हुआ, कुछ न कुछ तो लिया, तो क्या लिया, एक क्षेत्र लिया। कौन क्षेत्र लिया, तो होल्स्टीन लिया। देख लीजिए, कौन क्षेत्र लिया, तो होल्स्टीन लिया, यानी होल्स्टीन कौन ले लिया, देखिए, तो ऑस्ट्रिया ले लिया। और ये सेल्सविक कौन ले लिया, तो सेल्सविक ले लिया, प्रसा ले लिया। क्लियर है। हारा कौन इसमें, डेनमार्क हारा। कौन संधि किया गया, तो गैस्टिन की संधि किया गया। कब किया गया संधि, तो 1865 ईस्वी में संधि किया गया। युद्ध कब हुआ था, 1864 ईस्वी में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ तक खाली एगो मिला, सेल्सविक ले लिया, अभी होल्स्टीन लिया नहीं है। सेल्सविक लिया है प्रसा, होल्स्टीन नहीं लिया। होल्स्टीन कौन ले लिया, होल्स्टीन ले लिया कौन, ऑस्ट्रिया ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में बिस्मार्क, देखिए यहाँ फिर बात करें, बाद अधिकार हो गया। बाद में बिस्मार्क ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर होल्स्टीन में विद्रोह करवा दिया। बाद में क्या कराया, बिस्मार्क चालाकी किया कि जो क्षेत्र उसको दिया था ऑस्ट्रिया को, होल्स्टीन, उस होल्स्टीन में जर्मन राष्ट्रवादी भावना भड़काया, मतलब राष्ट्रवादी भावना कि आप लोग जर्मन के हैं, ऑस्ट्रिया के साथ नहीं हो सकते हैं, आपका शासक ऑस्ट्रिया का नहीं हो सकता है, आपका उचित शासक देख रेख करने वाला, आपका विकास करने वाला जर्मन का ही होगा, क्योंकि आप जर्मन के ही है। वहाँ राष्ट्रवादी भावना को भड़काया, मतलब लोगों में राष्ट्रवाद का विकास कर बताया कि आपके ऊपर शासक कर रहा है कौन, ऑस्ट्रिया, अब आपका क्षेत्र किसके अंदर आता है, जर्मन में आता है। तो इस तरह की बात तो उनको बताया, मतलब वहाँ के लोगों को, किसके लोगों को, तो होल्स्टीन के लोगों को। इनका बिस्मार्क ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर होल्स्टीन में विद्रोह करवा दिया। होल्स्टीन में क्या हो गया, विद्रोह करवा दिया, और ऑस्ट्रिया के सेना को प्रसा से होकर गुजरने पर रोक लगा दिया। जब ऑस्ट्रिया कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहाँ सेना भेजना चाहा, तो उसको प्रसा से होकर जाने पर रोक लगा दिया, मतलब बीच में हुआ। ऐसा क्षेत्र उसको दिया, देखिए थोड़ा सा ऐसा क्षेत्र दिया, यानी बीच में दिया गया हुआ, यानी इधर दे दिया हुआ किसको, ये होल्स्टीन को दे दिया हुआ, होल्स्टीन को, इधर होगा प्रसा हुआ, प्रसा, इधर होगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। तो ये ऑस्ट्रिया चाहता था कि यहाँ जाए होल्स्टीन में, होल्स्टीन में, तो प्रसा कहा कि नहीं, हमारे क्षेत्र से आप नहीं जा सकते हैं, सेना नहीं जा सकते हैं, लेकर जा नहीं सकते हैं। तो बेचारा ये ऑस्ट्रिया लेकर जाएगा कैसे, नहीं जाएगा, तो देखते रह जाएगा, जा नहीं पाएगा, और ये देखते रहेगा, और ये होल्स्टीन ऑस्ट्रिया, होल्स्टीन प्रसा में मिल जाएगा। यही बात होगा यहाँ से, यानी गुजरने पर रोक लगा दिया, जिसके कारण 1866 ईस्वी में
ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। यही कारण से ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों सामने सामने हो गया। जो एक समय लड़ रहा था, आप दोनों मतलब एक साथ में साथ मिलकर लड़ा था डेनमार्क के साथ, लेकिन आज दोनों सामने युद्ध में भाग गया। कैसा करते हैं तो युद्ध ही फरिया ही लेते हैं। कौन कौन लड़ा लिया? 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। याद रखिए, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ। कब हुआ? 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। जो इस युद्ध हुआ, इस युद्ध में किसका हार हुआ? ऑस्ट्रिया की हार हुई। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। और 1866 ईस्वी में प्राग की संधि हुआ। इस संधि द्वारा 22 उत्तरी जर्मन राज्यों के साथ होस्टिन पर अधिकार हो गया। मतलब उसके उत्तरी जर्मन का 22 राज्य था, उस 22 राज्यों के साथ उत्तरी जर्मन पर अधिकार कर लिया। यानी यह महत्वपूर्ण लड़ाई था। जो ये युद्ध हुआ सेडोवा का युद्ध, ये सेडोवा का युद्ध इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी सेडोवा के युद्ध के तहत थोड़ा सा स्किप हो गया। इसी सेडोवा के युद्ध के तहत ये था सेडोवा 1886 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ। इसी युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और 1866 ईस्वी में प्राग की संधि हुआ। 1866 ईस्वी में प्राग की संधि हुआ। इस संधि द्वारा 22 गो उत्तरी जर्मन राज्यों के साथ 22 गो उत्तरी जर्मन राज्य के साथ होल्स्टीन पर प्रसा का अधिकार हो गया। मतलब प्रसा 22 गो उत्तरी जर्मन राज्य के साथ होल्स्टीन पर अधिकार कर लिया। यानी शुरुआत में प्रसा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर युद्ध किया डेनमार्क से। जब डेनमार्क हार गया तो बदले में 2 क्षेत्र बांट लिया। एक क्षेत्र अपने रख लिया, दूसरा क्षेत्र दे दिया ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को ऐसा क्षेत्र दिया बीचवा में कि बाद में जब वहाँ जर्मन राष्ट्रवादी भावना भड़काया तो वह अपनी सेना ऑस्ट्रिया लेकर आ नहीं सका। जब लाया नहीं तो सीधी बात तो सोचा कि लड़ाई करिए, तो युद्ध हुआ। तो इस युद्ध को कहा गया, कौन युद्ध कहा गया? इसी युद्ध को सेडोवा का युद्ध कहा गया 1866 में। इसी युद्ध के बाद संधि हुआ। कौन संधि? देखिए, प्राग की संधि। इस संधि में सेडोवा का युद्ध में हार गया कौन? तो ऑस्ट्रिया हार गया। एक संधि किया, इस संधि के तहत 22 गो राज्य उत्तरी जर्मन राज्य के साथ होस्टिन को कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? ये प्रसा, मतलब अपने मिला लिया, इसी का था, इसमें मिला लिया। तो 22 गो हो गया, एगो पहले नीचा था, क्या हुआ? 23 हो गया। तो इस तरह से कब्जा कर लिया। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अधिकार हो गया। स्पेन के युवराज के मुद्दे पर देखिए आगे क्या होता है। तो स्पेन के युवराज के मुद्दा, मतलब स्पेन में वहाँ उत्तराधिकार लड़ाई हुआ, वहाँ राजा बनने की बात आ गई। तो यह मुद्दे पर प्रसा और फ्रांस के नेपोलियन तृतीय के बीच 1870 ईस्वी में सडाउन का युद्ध हुआ। प्रसा और फ्रांस के बीच, देखिए कौन के बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस के बीच। प्रसा और फ्रांस के बीच नेपोलियन तृतीय के बीच, मतलब ये प्रसा और फ्रांस, ये फ्रांस का उस समय शासक था नेपोलियन तृतीय। यानी प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। जो युद्ध कहेंगे उसको सेडौन का युद्ध। 1870 में कौन युद्ध हुआ? सेडौन का युद्ध। प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। कौन युद्ध? तो सेडौन का युद्ध हुआ। किसके बीच? प्रसा और फ्रांस के बीच। फ्रांस का उसमें शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय था। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है नेपोलियन तृतीय। तो 1870 ईस्वी में सेडौन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। 1870 में युद्ध हुआ सेडौन का युद्ध, और उसी के साथ 1871 में संधि हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि। और फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी जर्मन के 4 राज्य को एकीकृत कर लिया गया। दक्षिणी जर्मन को 4 गो राज्य, दक्षिणी जर्मन के 4 राज्य को एकीकृत कर लिया गया। और विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। और विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। क्लियर है? यानी शुरुआत में कहानी समझते हैं इसको। शुरुआत में जो प्रसा था ऑस्ट्रिया से मिलकर डेनमार्क से लड़ा। जब डेनमार्क को हरा दिया तो एक को 2 क्षेत्र बांट लिया, सेल्सविक और होल्स्टीन। सेल्सविक अपने रख लिया प्रसा, और होल्स्टीन डेनमार्क को दे दिया, ऑस्ट्रिया को दे दिया। डेनमार्क तो हार गया था, ऑस्ट्रिया को दे दिया। बाद में होल्स्टीन में जर्मन राष्ट्रवादी भावना भड़काया, जिससे वहाँ के लोग विद्रोह कर दिए। जब विद्रोह को दबाने के लिए ऑस्ट्रिया सेना भेजा तो सेना को आने से रोक लगा दिया, क्योंकि बीच में क्षेत्र पड़ता था, यही कारण से। तो उसमें एक युद्ध हुआ सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हार गया। जब ऑस्ट्रिया हार गया
तो इस हारने के बाद से 22 गो उत्तरी जर्मन के साथ 22 गो उत्तरी जर्मन के साथ प्रसा में मिला लिया गया। 22 गो उत्तरी जर्मन के साथ प्रसा ने मिला लिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, बचा मेन दुश्मन था फ्रांस। फ्रांस से कैसे लड़ा जाए, तो स्पेन के युवराज के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया, प्रसा और फ्रांस के बीच में, स्पेन के युवराज के मुद्दे के बीच को लेकर के फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस हार गया। जैसे ही फ्रांस हार गया तो इस युद्ध को कहेंगे सेडोन का युद्ध। इस सेडोन का युद्ध में फ्रांस हार गया। जब फ्रांस हार गया तब एक संधि हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस के साथ। और फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत दक्षिणी जर्मन के साथ 4 गो और राज्य, दक्षिणी जर्मन के 4 राज्यों के साथ उसमें मिला लिया। तो 22 4 26 26 और 2 26 2 28 है, वही नीचे वाला राज्य इसका तो 29, 29 राज्य को आपस में मिला लिया। उसके बाद जर्मन का सम्राट घोषित किया गया किसको, ये विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। और इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद कहा जाता है कि एक यूरोपीय शक्ति का अंत, दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ। 1871 में जब फ्रैंकफर्ट की संधि होता है तो इस संधि में फ्रांस अपने आप में हारा हुआ स्वीकारित करता है। तो कहा जाता है इतिहास में कि एक यूरोपीय शक्ति का अंत और दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ था। किस संधि के तहत, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत 1871 में एक यूरोपीय शक्ति का अंत, दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय। मतलब एक फ्रांस था जो यूरोपीय शक्ति पहले था, चले आ रहा था, लेकिन 1871 के बाद से यूरोपीय शक्ति फ्रांस का प्रभाव कम गया और किसका प्रभाव आ गया, जर्मन का प्रभाव आ गया। और जर्मन राष्ट्र में, मतलब जर्मन विश्व की राजनीति में पहली बार कदम रखा। तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मन ने विश्व की राजनीति में पहली बार कब कदम रखा, तो फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद रखा था। क्योंकि फ्रैंकफर्ट के संधि के बाद इसके पास पावर बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि फ्रांस को हरा चुका था। उसमें फ्रांस अपने आप को बहुत बड़ा क्षेत्र ताकतवर था। कहा जाता था कि फ्रांस को सर्दी लगता था पूरा यूरोप छींकता था, लेकिन अब जर्मन को सर्दी लगेगा तो पूरा यूरोप छींकेगा, ऐसा माहौल हो गया था। तो ये था हमारा जर्मन का एकीकरण। कैसा लगा ये हमारा वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट करें। यदि आप चाहते हैं कि PDF प्रोवाइड करा दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में चर्चा करें, हम आपको PDF जरूर उपलब्ध करा देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।